नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बनवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा, जो कि आपका ये किताब जो है इतिहास का किताब है। ठीक है, और इस किताब से हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो भारत का जो है आपका प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 मौर्य युग, और इसका पार्ट नंबर सी होगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर सी मौर्य युग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा वीडियो आएगा मौर्य युग का, तो चैप्टर नंबर 10 पार्ट नंबर सी और वीडियो नंबर 3। ठीक है, तो आज हम आपका यहाँ से मौर्य प्रशासन को आज खत्म करेंगे। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन का राजकीय नियंत्रण। ठीक है, तो क्या है पढ़ते हैं। तो कौटिल्य ने राजा को सलाह दी है कि जब वर्णाश्रम धर्म वर्णों और आश्रमों पर आधारित समाज व्यवस्था लुप्त होने लगे तो राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, तो कौटिल्य ने राजा को सलाह दी है कि जब वर्णाश्रम धर्म मतलब कि वर्णों और आश्रमों पर आधारित समाज व्यवस्था लुप्त होने लगे, ठीक है, तो राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा है। ठीक है, तो कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा है। ठीक है, प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी, तो आपके जो प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी कौन कौन थे तो पढ़ते हैं उसके बारे में। तो इधर आपका अधिकारी का नाम है और इधर आपका कार्य है। ठीक है, तो इधर पर अधिकारी का क्या क्या कार्य थे तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला अधिकारी महामात, उसका रूपदर्शक, आमात, अग्रमात, प्रदेष्टा, एस्टिनुमोई, रज्जुक, स्त्री महामात, सौवर्णिक, अंत्य महामात, धम्य महामात, महामात सार्प और 13 युक्तक है। ठीक है, तो प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी, तो महामात प्रमुख आमात नगरों का अधिकारी था ये, तो ये आपका प्रमुख आमात नगरों का अधिकारी था महामात। ठीक है, रूपदर्शक, तो सिक्कों का जांच करता प्रधान अधिकारी जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आमात, तो योग अधिकारियों का समूह था ये, तो ये आपके योग अधिकारियों का समूह था। अग्रमात, तो इनका कार्य था ये आपके प्रधानमंत्री का पद था। ठीक है, अग्रमात मतलब प्रधानमंत्री का पद। प्रदेष्टा, तो मंडल का प्रमुख, तो प्रदेष्टा जो था वो मंडल का प्रमुख था और ये प्रधान अधिकारी था। ठीक है, एस्टिनुमोई, तो ये आपका नगर का अधिकारी था एस्टिनुमोई। रजुक, तो साम्राज्य में न्याय व राजस्व का अधिकारी था। स्त्री महमद, तो महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाली अधिकारी स्त्री महमद। सवर्णिक, तो सवर्णिक आपका टकसाल का प्रमुख अधिकारी। ठीक है, और अंत महमद, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी। ठीक है, धम्य महमद, तो समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने वाला अधिकारी। महामात सर्प, तो गुप्तचर विभाग का प्रधान। और युक्तक, जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी। ठीक है, तो युक्तक को बोलते थे जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी। ठीक है, तो महामात जो थे आपके प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी, मतलब कि अलग अलग प्रदेश के अधिकारी थे ये। ठीक है, रूपदर्शक, तो सिक्कों का जांच करता, और ये सिक्कों के जांचकर्ता का प्रधान अधिकारी था। आमात, तो योग अधिकारियों का समूह, तो आमात मतलब योग अधिकारियों का समूह, मतलब कि एक टॉप लेवल का मिनिस्टर था। ठीक है, आमात, तो नेक्स्ट आपका अग्रमात, तो अग्रमात जो थे आपके प्रधानमंत्री का पद था ये अग्रमात। प्रदेष्टा, मंडल का प्रमुख या फिर प्रधानाधिकारी। ठीक है, एस्टिनुमोई, तो नगर का अधिकारी, तो एस्टिनुमोई नगर का अधिकारी। रजुक, तो न्याय व राजस्व का अधिकारी। स्त्री महमद, तो महिलाओं के नैतिक आचरण। सौवर्णिक, तो टकसाल का प्रमुख अधिकारी सौवर्णिक। ठीक है, सौवर्णिक। और अंत महमद, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी। ठीक है, तो अंत महमद सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी। धम्य महमद, तो समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने वाला। ठीक है, धम्य महमद। ठीक है, नेक्स्ट आपका महामात्य सर्प, तो गुप्तचर विभाग का प्रधान। ठीक है, और युक्तक आपका जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी होता है। ठीक है, अशोक ने शिलालेखों के मूल तत्वों को संपूर्ण देश में सर्वोपरि समझाने और स्थापित करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया था। ठीक है,
प्राचीन इतिहास के किसी अन्य काल में हम इतने अधिक अधिकारियों को उल्लेख नहीं पाते जितने मौर्य काल में। और शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ महामात्र भी कहलाते थे। ठीक है। उच्चतम कोटि के अधिकारी, तो उच्चतम कोटि के अधिकारी मंत्री, पुरोहित, सेनापति तथा और युवराज आदि थे। ठीक है। तो उच्चतम कोटि के अधिकारी मंत्री, पुरोहित, युवराज और आपके जो सेनापति थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी। तो मौर्यकालीन आपके जो तीर्थ अधिकारी कौन कौन थे तो उसके बारे में पढ़ते। तो मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे और अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। ठीक है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या जो कि 18 थी। ठीक है। और इधर आपका जितने भी तीर्थ थे उनके बारे में बताया गया। और इधर आपका संबंधित विभाग या कार्य, तो संबंधित विभाग या कार्य, और इधर आपका जो है तीर्थ है। ठीक है। तो मंत्री, पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। तो मंत्री या पुरोहित प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। ठीक है। और युवराज, तो राजा का उत्तराधिकारी। तो युवराज तो जो थे आपका ये राजा का उत्तराधिकारी थे। सन्निधाता, तो राजकीय कोषागार का, तो सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रधानाधिकारी और जिसे जो है कोषाध्यक्ष भी कह देते हैं। ठीक है। समाहर्ता, तो राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी और वित्त मंत्री या फिर कर संग्राहक इसे बोल देते हैं। तो वित्त मंत्री राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी और कर संग्राहक बोलते थे समाहर्ता को। मंत्री परिषदाध्यक्ष, तो मंत्री परिषदाध्यक्ष, तो ये आपके मंत्री परिषद का अध्यक्ष था। ठीक है। प्रदेष्टा, तो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, कमिश्नर। ठीक है। तो प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश या फिर कमिश्नर इसे बोलते थे। ठीक है। व्यावहारिक, तो व्यावहारिक बोलते थे दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। तो व्यावहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। ठीक है। और नेक्स्ट आपका है नायक, तो सेना का संचालक, मगर सेना का संचालक और नगर रक्षा का अध्यक्ष था ये। ठीक है। तो नायक आपका सेना का संचालक और नगर रक्षा का ये अध्यक्ष था। सेनापति, तो सेनापति आपके सेनाध्यक्ष और सर्वोच्च सैन्य कमांडर। ठीक है। अंतवर्षिक, तो आपके अंतवर्षिक कौन थे? तो सम्राट का अंगरक्षक और सम्राट का अंगरक्षक सेना का प्रधानाधिकारी। तो अंतवर्षिक सम्राट का अंगरक्षक सेना का प्रधानाधिकारी। कर्मांतिक, तो कर्मांतिक कौन थे? तो उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक और अध्यक्ष। ठीक है। तो उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान अधीक्षक या फिर अध्यक्ष था। ठीक है। प्रशासता, तो प्रशासता क्या थे आपके? तो राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध, तो राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी प्रशासता कहलाता था। ठीक है। दंडपाल, तो सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। तो दंडपाल कौन था आपका? तो सैन्य सामग्री का जो है प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी था। दुर्गपाल, तो दुर्गपाल जो था आपका देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक था। तो देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक था आपका दंडपाल। ठीक है। अंतपाल, तो अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का प्रबंधक। तो सीमावर्ती दुर्गों का प्रबंधक जो कि आपका अंतपाल। आठविक, तो आठविक कौन थे? तो वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। तो आठविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। द्वारिक, तो आपके द्वारिक कौन थे? तो राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधानाधिकारी। तो द्वारिक राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधानाधिकारी। नागरिक, तो आपके नागरिक कौन थे? तो नगर का सर्वोच्च अधिकारी। तो नागरिक नगर का सर्वोच्च अधिकारी था ये। ठीक है। तो ये आपका है। तो मंत्री या पुरोहित, तो प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी था ये मंत्री या पुरोहित। ठीक है। तो मंत्री आपका हो गया प्रधानमंत्री और पुरोहित हो गया आपका प्रमुख धर्माधिकारी। ठीक है। युवराज, तो राजा का उत्तराधिकारी। सन्निधाता, तो राजकीय कोषागार का प्रधानाधिकारी या फिर कोषाध्यक्ष। समाहर्ता, तो राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री या फिर कर संग्राहक। मंत्री परिषदाध्यक्ष, तो आपका जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष। प्रदेष्टा, तो फौजदारी न्यायालय, तो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश या फिर कमिश्नर। व्यावहारिक, तो व्यावहारिक आपका दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। ठीक है। तो प्रदेष्टा आपका फौजदारी न्यायालय और आपका जो व्यावहारिक जो है आपका दीवानी न्यायालय। ठीक है। नायक, तो सेना का संचालक और नगर रक्षा का अध्यक्ष। सेनापति,
सो सर्वोच्च कमांडर, अंतवार्षिक, तो अंतवार्षिक आपके थे अंतवार्षिक, तो ये आपके राजा के सम्राट का अंगरक्षक सेना का प्रधानाधिकारी। कर्मांतिक, तो आपके जो कर्मांतिक थे वो उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक व अध्यक्ष। प्रशासता, तो प्रशासता कौन थे आपके? तो प्रशासता थे राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले। दंडपाल, तो दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाले प्रमुख अधिकारी। और दुर्गपाल, तो देश की भीतरी दुर्गों का प्रबंध करने वाला, ठीक है। अंत्यपाल, तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। और आठविक, तो वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। द्वारिक, तो राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी। नागरिक, तो नगर का सर्वोच्च अधिकारी था ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन। तो प्रांतीय और स्थानीय शासन क्या है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो राज्य को अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। तो राज्य को अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था और अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। प्रांतों के शासन प्रांतीय प्रशासक परिषद सहित के अधीन होता था। अशोक के अभिलेख में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा गया और केंद्रीय शासन के भांति प्रांतीय शासन में मंत्री परिषद होती थी, ठीक है। तो प्रांतों का शासन प्रांतीय प्रशासक परिषद सहित के अधीन होता था और अशोक के अभिलेख में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा गया और केंद्रीय शासन की भांति प्रांतीय शासन में मंत्री परिषद होता था, ठीक है। जिला जो है रज्जुकों के अधीन था और आज के आधुनिक जिलाधिकारी के समान था और युक्त जो है सचिव स्तर का काम देखने वाला अधिकारी था। तो रज्जुक आपका डीएम और युक्त आपका जो कैबिनेट या फिर आपका स्टेट सेक्रेटरी, ठीक है। युक्त प्रांतीय और स्थानीय शासन। तो प्रांतीय और स्थानीय शासन क्या था, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रांत और राजधानी, ठीक है। आपका अशोककालीन समय में तो उत्तरापात प्रांत की राजधानी थी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग प्रांत की राजधानी थी तोसली। दक्षिणापात की राजधानी थी सुवर्णगिरी। प्राचीन मध्य देश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है, पटना। तो उत्तरापथ की तक्षशिला, अवंती राष्ट्र का उज्जैनी, कलिंग प्रांत का तोसली, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी, प्राचीन मध्य देश का पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट आपका आर्थिक नियंत्रण। तो आपका आर्थिक नियंत्रण क्या था मौर्य साम्राज्य में, ठीक है। तो राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त थे और जिनका कार्य मुख्य रूप से राज्य के आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। वे कृषि, व्यापार, वाणिज्य और बाट माप, कताई, बुनाई, खान आदि उद्योगों का नियंत्रण करते थे, ठीक है। तो मौर्य काल में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। तो मौर्य काल में सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन होता था और अर्थशास्त्र में धान की फसल को सर्वोत्तम माना गया है, ठीक है। तो धान की फसल को सर्वोत्तम माना गया, ठीक है। और जबकि गन्ने की फसल को निकृष्टतम माना गया, ठीक है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक वर्ष में 3 फसलों के उपजाए जाने का वर्णन मिलता है, ठीक है। एक वर्ष में 3 फसलों का जो उपजाए जाने का। नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे अधिकारी और विभाग। तो आपके अधिकारी और विभाग कौन थे, तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो सीताध्यक्ष अधिकारी। तो सीताध्यक्ष अधिकारी जो थे ये आपके कृषि विभाग का अध्यक्ष था, ठीक है। आकाराध्यक्ष, तो आकाराध्यक्ष अधिकारी जो थे खानों का अध्यक्ष था, ठीक है, फैक्ट्री का। लक्षणाध्यक्ष, तो लक्षणाध्यक्ष जो थे मुद्रा विभाग का अध्यक्ष था, ठीक है। शुल्काध्यक्ष अधिकारी जो था वो आपके व्यापारिक कर का प्रधान था। तो आपका जो भी जो व्यापार हो रहा है उसका टैक्स का जो है प्रधान था, मुख्य था, ठीक है, मुख्य अधिकारी। मुद्राध्यक्ष, तो आपका जो है मुद्राध्यक्ष जो था पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था, ठीक है। संस्थाध्यक्ष, तो संस्था अध्यक्ष जो था व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था। तो जो भी आपका व्यापार मार्ग है उसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था संस्था अध्यक्ष, ठीक है। तो कृषि विभाग का अध्यक्ष सीताध्यक्ष, ठीक है। खानों का अध्यक्ष, तो खानों का अध्यक्ष अकाराध्यक्ष, ठीक है, अकारा अध्यक्ष। मुद्रा विभाग का प्रधान, तो मुद्रा विभाग का प्रधान। लक्षणाध्यक्ष, व्यापारिक कर का प्रधान, तो व्यापारिक कर का प्रधान। शुल्काध्यक्ष, ठीक है। और पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष मुद्राध्यक्ष और व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष संस्था अध्यक्ष था, ठीक है।
राजकीय भूमि पर, तो राजकीय भूमि पर शीताध्यक्ष दासों, कर्मकारों और कैदियों की मदद से कृषि कार्य करवाता था। किसान अपनी उपज का 1/6 से लेकर 1/4 भाग तक भूमि कर जो है राज को देते थे। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने का व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने का व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है। मौर्य काल में दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया था। ठीक है। और मेगास्थनीज और अन्य यूनानी लेखकों डायोडोरस एरियन स्ट्रैबो, तो डायोडोरस एरियन स्ट्रैबो की धारणा थी कि मौर्यकालीन भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। ठीक है। तो आपका किसके कहने पर, तो डायोडोरस एरियन और स्ट्रैबो का कहना था ये। ठीक है। नेक्स्ट आपका मेगास्थनीज के अनुसार, तो मेगास्थनीज के अनुसार भारत में सभी लोग स्वतंत्र और समान थे और उनमें कोई दास नहीं थी। ठीक है। और डायोडोरस मानता है कि कानून के अनुसार कोई किसी को दास नहीं बना सकता था और वस्तुतः ऐसी स्थिति नहीं थी। ठीक है। अर्थशास्त्र में भी दासों की विभिन्न श्रेणियों का वर्णन है और स्त्री दासों के रूप में धातु, उपचारिका व परिचारिका का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। तो अर्थशास्त्र में भी दासों के विभिन्न श्रेणियों का वर्णन है और स्त्री दासों के रूप में जो है धातु, उपचारिका, परिचारिका का उल्लेख कौटिल्य ने किया है और स्त्री दासों की एक श्रेणी बंधकों को भी थी। हिमालय की तराई में भी, तो हिमालय की तराई में भी एक सड़क थी। यह सड़क वैशाली से चंपारण होकर कपिल वस्तु, कलसी, देहरादून जिले में तथा हजारा होते हुए अंत में पेशावर पहुंचती थी। ठीक है। तो हिमालय की तराई में भी एक सड़क थी। यह सड़क वैशाली से चंपारण होकर कपिल वस्तु, कलसी, देहरादून जिले में तथा हजारा होते हुए अंत में पेशावर पाकिस्तान पहुंची थी। ठीक है। व्यापार वाणिज्य, तो आपका व्यापार वाणिज्य क्या था, तो मेगास्थनीज के अनुसार एस्ट्रोनोमई नामक पदाधिकारी सड़कों की देखभाल करते थे और दूरी निर्देशित करने के लिए 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर स्थापित कर देते थे। ठीक है। तो एरिस्टोनोमी क्या था आपका, तो ये आपका अधिकारी था। ठीक है। और ये आपका जो सड़कों का देखभाल करते थे एरिस्टोनोमी। ठीक है। और 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर स्थापित करते थे। ठीक है। राज्य की ओर से बाजार निर्धारित किए गए थे और निश्चित बाजारों में वस्तुओं की खरीद बिक्री हो सकती थी। ठीक है। और पौतवाध्यक्ष नाव पर बटकरे, बाजार एवं पन्याध्यक्ष व्यापार पर नियंत्रण रखता था। ठीक है। तो पौतवाध्यक्ष नाव पर बटकरे, बाजार एवं पन्याध्यक्ष जो है व्यापार पर नियंत्रण रखता था। ठीक है। तो आपका जो है पौतवाध्यक्ष किस पर, तो नौपाल पर, बटकरे और बाजार पर, और पन्याध्यक्ष व्यापार पर नियंत्रण करता था। ठीक है। दोनों को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर है। उत्तरी मैदानों में गंगा और अन्य नदियों, तो उत्तरी मैदानों में गंगा और अन्य नदियां यातायात के लिए प्रमुख मार्ग प्रदान करती थी। अशोक के अभिलेखों के मिलने के स्थान महत्वपूर्ण राजमार्गों पर पड़ते हैं। ठीक है। और पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते हैं तथा वहां से उत्तरी और दक्षिणी भारत में पहुंचाए जाते थे। ठीक है। तो पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे। ठीक है। और वहां से उत्तरी और दक्षिणी भारत में पहुंचाए जाते थे। ठीक है। प्राचीन भारत में कर प्रणाली की दृष्टि से मौर्य काल महत्वपूर्ण है और कौटिल्य ने कृषि को शिल्पियों और व्यापारियों से उगाए जाने वाले बहुत से करों का नामोल्लेख किया है। तो सामहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था। तो सामहर्ता जो है कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडारगार का
संरक्षक होता था। ठीक है, तो सन्निधाता, राजकीय कोषागार और भंडारगार का संरक्षक होता था। ठीक है, कर निर्धारण, तो कर निर्धारण का एक ऐसा विशद संगठन पहली बार मौर्य सरकार में ही देखा जाता था और अर्थशास्त्र में उल्लिखित करों की लंबी सूची मिलती है। मयूर पर्वत, तो मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की छापावली, तो मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की छापावली, आहत रजत मुद्राएं, तो आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी और ये मुद्राएं प्रचुर मात्रा में देश के बड़े भाग में प्राप्त हुई थी। उद्योग क्या आपका इंडस्ट्री, तो उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, और श्रेणियों के पृथक न्यायालय, तो श्रेणियों के पृथक न्यायालय होते थे। ठीक है, जो व्यापार व्यवसाय से संबंधित विवादों का निपटारा करते थे और श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। तो श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। ठीक है, महाश्रेष्ठी। ठीक है, श्रेणी न्यायालय के प्रधान को, ठीक है, जो कि आपके उद्योग धंधों के आपके जो न्यायालय था। ठीक है, तो श्रेणी आपका जो था शिल्पियों का संगठन था, तो श्रेणी शिल्पियों का संगठन। सातवां, तो अनाज से संबंध व्यापारियों का समूह था। निगम व्यापारियों का संगठन था, तो निगम आपका व्यापारियों का संगठन था। संघ आपका महाजनों व देनदारों का संगठन था और समय आपका संगठनों के कानून का समूह था। ठीक है, तो श्रेणी आपका जो शिल्पियों का संगठन। ठीक है, तो श्रेणी आपका जो शिल्पियों का संगठन। और सातवां, अनाज से संबंध व्यापारियों का समूह। निगम व्यापारियों का संगठन। ठीक है, संघ महाजनों व देनदारों का संगठन और समय आपका जो संगठनों के कानून का समूह था। ठीक है, तो शिल्पियों का संगठन श्रेणी। ठीक है, अनाज से संबंध व्यापारियों का समूह। सातवां, व्यापारियों का संगठन निगम और महाजनों व देनदारों का संगठन, तो महाजनों व देनदारों का संगठन संघ और संगठनों के कानून का समूह, तो संगठनों के कानून का समूह समय था। ठीक है, मुद्रा प्रणाली, तो मौर्य काल तक मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। तो मौर्य काल तक मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा व्यवस्था तथा राजकीय टकसाल का नियंत्रक था। मुद्रा के निर्माण एवं संचालन पर राज्य का एकाधिकार था। ठीक है, अर्थशास्त्र में विस्तृत मुद्रा प्रणाली की चर्चा की गई है। तो अर्थशास्त्र में विस्तृत मुद्रा प्रणाली की चर्चा की गई और इसमें विभिन्न प्रकार के सिक्कों, पन, सुवर्ण, कार्सपन, मासक, काकनी व अर्धकाकनी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में विस्तृत मुद्रा प्रणाली की चर्चा की गई और इसमें विभिन्न प्रकार के सिक्कों, पन, सुवर्ण, कार्सपन, मासक, काकनी व अर्धकाकनी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मुद्रा का प्रयोग, तो चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख है। तो चांदी व तांबे के सिक्का का उल्लेख है और चांदी के सिक्के चार प्रकार के, पहला पन, दूसरा अर्धपन, तीसरा पाद और चौथा आपका अष्टभाग थे। तो चांदी के सिक्के चार प्रकार के, तो पहला आपका पन, अर्धपन, पाद और अष्टभाग के थे। तांबे के सिक्के भी चार प्रकार के, तो तांबे के सिक्के भी आपके चार प्रकार के, तो मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्धकाकनी। ठीक है, तो आपका जो है तो तांबे के सिक्के कौन कौन थे, तो मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्धकाकनी। ठीक है, और चांदी के सिक्के तो पन, अर्धपन, पाद और आपके अष्टभाग। वास्तुकला, तो आपका वास्तुकला क्या है, तो कला और वास्तुशिल्प में मौर्य का, तो कला और वास्तुशिल्प में मौर्यों का योगदान बहुत ही मूल्यवान है। पत्थर से इमारत बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर उन्होंने ही आरंभ किया था। मेगास्थनी जी ने कहा है कि पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद था। ठीक है, और पत्थर के टुकड़े और उनके ठूंठ, तो पत्थर के टुकड़े और उनके ठूंठ स्तंभ आधुनिक पटना नगर के किनारे कुम्हार में पाए गए
जो 80 स्तंभों वाले विशाल भवन के अस्तित्व का संकेत देता है। तो पत्थर के टुकड़े और उनके टूट आधुनिक पटना नगर के किनारे कुम्भलहार में पाए गए और जो 80 स्तंभों वाले विशाल भवन के अस्तित्व का संकेत देता है। ठीक है। मौर्य शिल्पकला। तो मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा प्रारंभ की थी और इसका सबसे पुराना उदाहरण आपका बराबर की गुफाएं हैं जो गया से 30 किलोमीटर दूर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट आपका अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ के बारे में पढ़ते हैं। तो अशोक के स्तंभ ईरानी व यूनानी कला से प्रभावित है। ठीक है। तो अशोक के स्तंभ ईरानी व यूनानी कला से प्रभावित है। अशोक के लाट पर जिस प्रकार की पशु आकृतियां बनी है वह हड़प्पा की पशु आकृतियों की परंपरा से मिलती जुलती है। ठीक है। और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि पत्थर पर चमकदार पॉलिश करने की कला भारत में ईरानी संपर्क के पहले से ज्ञात था। ठीक है। इसका एक प्रमाण काली मिट्टी के बर्तनों को पॉलिश कर चमकदार बनाने की प्रक्रिया में ढूंढा जा सकता है। पुनः ईरानी स्तंभ जहां नालीदार है तथा प्रस्तर खंडों के जोड़ने से बने, वहीं अशोक के लाट सपाट एक ही पत्थर से बने हैं। ठीक है। तो ईरानी स्तंभ जहां नालीदार और तथा प्रस्तर खंडों के जोड़ने से बने, वहीं अशोक के लाट सपाट एक ही पत्थर से बने हैं और दोनों स्तंभों के घंटा व अलंकरण में भी अंतर है। तो दोनों स्तंभों के घंटा व अलंकरण में भी अंतर है। ठीक है। नेक्स्ट आपका लोक कला। तो मौर्यकालीन मूर्तियों में विशेष उल्लेखनीय परम मथुरा से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, पटना से प्राप्त यक्ष की 2 मूर्तियां, दीदारगंज से प्राप्त चमार ग्राहिणी याचनी की मूर्ति, लोहिनीपुर से प्राप्त नगर तीर्थंकर की मूर्ति और बेसनगर से मिली यचनी प्रतिमाएं प्रमुख है। तो मौर्यकालीन मूर्तियों में विशेष उल्लेखनीय परकम मथुरा से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, पटना से प्राप्त यक्ष की 2 मूर्तियां। ठीक है। और दीदारगंज से प्राप्त चमार ग्राहिणी यचनी की मूर्तियां। ठीक है। और लोहिनीपुर से प्राप्त नगर तीर्थंकर की मूर्ति। ठीक है। नगर तीर्थंकर की मूर्ति और बेसनगर से मिली यचनी प्रतिमाएं प्रमुख है। ठीक है। तो कहां से मिला है? तो परकम मथुरा से, पटना से, दीदारगंज से, लोहिनीपुर से और आपका बेसनगर से। दीदारगंज से, तो दीदारगंज से पाई गई यचनी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है और संपूर्ण विश्व में इसके समकक्ष अन्य कोई भी मूर्ति नहीं है। भौतिक संस्कृति का विस्तार और राज पद्धति। तो भौतिक संस्कृति का विस्तार और राज पद्धति क्या है? तो गंगा के मैदान क्षेत्र में भौतिक संस्कृति का आधार लोहे का प्रचुर प्रयोग और आहत मुद्रा लेखन कला का प्रयोग, उत्तरी काली पॉलिशदार मृत्युबान आदि था। गंगा के मैदानों की भौतिक संस्कृति मौर्य काल में भी बड़ी तेजी से विकसित हुई। दक्षिण भारत में लौह यशक आसानी से उपलब्ध था। अंततः लोहे के उपकरणों का प्रयोग अत्यधिक बढ़ा है। इसी काल में मूठ वाली कुल्हाड़ियों, हंसिए और फालों के साथ अरावला पहिया भी प्रचलित हुआ। ठीक है। तो अरावला पहिया भी प्रचलित हुआ। ठीक है। मौर्य काल में पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। ठीक है। और मकान ईंट व लकड़ी के बनते थे। मेगास्थनीज ने राजधानी पाटलिपुत्र में बने लकड़ी के भवनों का उल्लेख किया। पक्की ईंटों का प्रयोग साम्राज्य के दूरवर्ती प्रांतों में फैल गया था। इसी प्रकार छल्लेदार कुएं जो सबसे पहले मौर्य काल में गंगा घाटी में बनाए गए थे, अब वे साम्राज्य के केंद्रीय भाग के बाहर भी फैल गए थे। मध्य गंगा के मैदान की भौतिक संस्कृति के तत्व में कुछ परिवर्तनों के साथ उत्तरी बंगाल, कलिंग, आंध्र और कर्नाटक में भी पहुंचे। अशोक के अभिलेखों के अनुसार चेर, चोल, पांड, सतियापुत, ताम्रपर्णी या श्रीलंका के लोग मौर्य साम्राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसते थे। ठीक है। तो अशोक के अभिलेखों के अनुसार चेर, चोल, पांड, सतीपुत एवं ताम्रपर्णी, ठीक है, और या श्रीलंका के लोग मौर्य साम्राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसते थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण अलग अलग जो आपके इतिहासकार ने या फिर लेखक ने अलग अलग जो बताया कारण। ठीक है। तो आपके इतिहासकार का नाम इधर है। तो डीडी कौशाम्बी ने बताया कि मौर्य साम्राज्य का पतन जो है वह आर्थिक कारण और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के कारण हुआ था। ठीक है। तो डीडी कौशाम्बी ने क्या कहा? तो आर्थिक कारण। ठीक है।
हरप्रसाद शास्त्री, तो हरप्रसाद शास्त्री ने बताया कि धार्मिक नीति ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण, तो धार्मिक नीति और ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण हेमचंद्र राय, तो हेमचंद्र राय ने अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति के कारण बताया। तो हेमचंद्र राय चौधरी अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति बताया। डीएन झा, तो डीएन झा ने आपका बताया कमजोर उत्तराधिकारी, और उर्मिला थापर ने कहा है केंद्रीय प्रशासन कमजोर था और आपका अधिकारी तंत्र का प्रशिक्षित होना, ये आपका जो कारण बताया है मौर्य साम्राज्य का पतन का, ठीक है। तो डीडी कौशाम्बी ने कहा आर्थिक कारण, हरप्रसाद शास्त्री ने धार्मिक नीति ब्राह्मण विरोधी नीति, हेमचंद्र राय चौधरी अहिंसकवाद शांति प्रिय नीति, डीएन झा कमजोर उत्तराधिकारी, और उर्मिला थापर केंद्रीय प्रशासन उत्तराधिकारी तंत्र का प्रशिक्षित होना। 232 ईसा पूर्व में, तो 232 ईसा पूर्व में अशोक के प्रशासन के समाप्त होते ही इसका विघटन प्रारंभ हो गया और ह्रास और पतन के अनेक कारण थे जो निम्नलिखित है। तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, ठीक है, तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया क्या थी, तो अशोक की नीति के कारण ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई और उसने पशु पक्षियों के वध को निषिद्ध कर दिया, स्त्रियों में प्रचलित कर्मकांडीय अनुष्ठानों को खिल्ली उड़ाई और संभवतः इससे ब्राह्मणों की आय घटी। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक के यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों को पर्याप्त हानि हुई, क्योंकि नाना प्रकार के यज्ञों से मिलने वाले दान दक्षिणा पर ही तो वे जीवन यापन करते थे। मौर्य साम्राज्य के, तो मौर्य साम्राज्य के खंडहर पर खड़े हुए कुछ नए राज्यों के शासक ब्राह्मण हुए। मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर, तो मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर शासन करने वाले शुंग व कर्ण ब्राह्मण थे। तो मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर शासन करने वाले शुंग व कर्ण ब्राह्मण थे, ठीक है। पश्चिमी दक्कन, तो पश्चिमी दक्कन और आंध्र में, तो पश्चिमी दक्कन और आंध्र में चिरस्थायी राज्य स्थापित करने वाले सातवाहन भी अपने को ब्राह्मण मानते थे, ठीक है। तो सातवाहन ने कहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो पश्चिमी दक्कन और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वित्तीय संकट क्या था, तो सेना और प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाले अत्यधिक खर्चे के बोझ से मौर्य सम्राट के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया, ठीक है। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि वे राजकोष लगभग खाली हो गए। अंतिम अवस्था में अपने खर्च को पूरा करने के लिए मौर्य को सोने की देव प्रतिमाओं तक गलानी पड़ी थी। दमनकारी शासन, तो ये क्या है, तो अशोक के कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वह बहुत चिंतित था। उसने महामात्रों को आदेश दिया था कि बिना किसी उचित कारण के नागरिकों को यातनाएं न पहुंचाएं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है चैप्टर नंबर 10 मौर्य सम्राट आपका जो है समाप्त हो गया, ठीक है। कल हमारा चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।